नमस्कार, मैं अरविंद सर। आज देखेंगे पेपर सेकंड सीटेट 15 दिसंबर। मान निकालना है इस दिए हुए प्रश्न में। तो सबसे पहले हम ऐसे प्रश्न में दशमलव को हटाते हैं। यहाँ 3 अंकों के बाद है, यहाँ 3 अंकों के बाद, तो 3 अंकों से 3 अंक का हटा लिया। यहाँ 3 अंक के बाद यहाँ 1 अंक, यानी टोटल 4 अंक हुए। 4 अंक से ये 4 अंक वाला 2 अंक ये हटाए तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा लिए। 9 से काटा तो 9 9 81, 9 8 72, 9 एकम 9। ठीक है, 9 एकम 9, 9 9 81। ठीक है, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 17 एकम 17, 17 दूनी 51, 17 चौको 68। ठीक है, अब इसको लिख लिया। तो 100 से किया 900, 5 चौको 20, 5 तिया 15, 15 2 17। गुणा करना है तो 0 0 0 तीनों जीरो को पास में लिख लिया। फिर 9 से किया, 9 7 63 के 3 हासिल आया 6, 9 एकम 9, 9 6 15। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि दो संख्याओं का एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक 392 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी इन संख्याओं का एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। नियम ये कहता है जो भी संख्या लघुत्तम को नहीं कट कर रही होगी वही संख्या महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। सबसे पहले हमने 392 के फैक्टर किए। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 एकम 7। अब जो भी नंबर इस फैक्टर में नहीं होगा, देखिए ध्यान से, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, यानी ये हो सकता है। ठीक है, 196, 196 ये भी हो सकता है। ठीक है, अगला 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 सती 56, यानी ये भी हो सकता है। तो केवल एक ही ये ऐसा नंबर है 42 जिसके फैक्टर यहाँ से नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर गुणा करने पर, अंदर भी देखने पर कहीं पर भी हमको 42 बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जो भी नंबर लघुत्तम समापवर्तक के फैक्टर करने से मिले हैं, अगर इनकी सहायता से नहीं बन रहा होता है वो मासा नहीं हो सकता। दूसरी बात, सीधे सीधे लघुत्तम समापवर्तक को संख्याओं से डिवाइड करो, जिस संख्या से वो पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता है वो संख्या मासा नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 3, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या है जो इस संख्या का गुणनखंड नहीं है। इनमें से हमको बताना है कि कौन सा इनका गुणनखंड नहीं है। तो इनमें जो नंबर दिए गए इनसे कोई एक भी नंबर अगर इसमें का कट जाता है तो संख्या वो गुणनखंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो चलो देखते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं। 15 छक्का 90, सीधे सीधे, यानी 15 इसका गुणनखंड है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, 3 फैक्टर कर लिए ताकि और आसान हो जाए। 12 को 3 गुणे 4 13, तो अभाज्य है इसलिए 13 ही रहा। 14 को 2 गुणे 7 15 से तो हो ही चुका है, चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब इससे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिस अंक के अंत में 0 होता है वो संख्या 2 से कट जाती है, तो यहाँ पर देखा 2 से कट जाएगी। ठीक, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। 7 से चेक कर लेते हैं। अगर कोई नंबर 2 से और 7 से दोनों से कट जा रहा है तो 100% वो 14 से कट जाएगा।
15 से हम पहले चेक ही कर चुके हैं। तो देखते हैं 7 दूनी 14, 7 चौक 28, यानी कि 7 से कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा था, अर्थात 14 से भी कट जाएगा। ठीक, अब 12 से चेक करने के लिए 3 से चेक करते तो 3 से 90 कट जाएगा, क्योंकि 3 तियां 9 होता है। 4 से चेक करना है, तो 4 से कोई अंक कटता है, उसको चेक करने का नियम ये होता है कि लास्ट के अगर 2 अंक, किसी भी संख्या के अंत के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाती है। तो देखिए 4 एकम 4, 4 छंग 24, यहाँ भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, 3 से तो कट ही रहा, तो जो संख्या 3 और 4 से कट जाती है वो संख्या 12 से भी कट जाएगी। इस प्रकार से ये भी नहीं हो सकता, तो 13 ही रह जाता है, जो कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए और बी अंकों को दर्शाते हैं और ए बी ए गुणे 5 बराबर 4, 4 बी 0 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट में क्या दिया गया है, 0। तो यहाँ पर कोई ऐसा अंक ए के स्थान पर सोचो जिसको 5 से गुणा करने पर 0 आए। तो ए के स्थान पर देखिए अगर 9 होगा तो 9 बचे 45, और यहाँ पर 0 है, यानी लास्ट में यहाँ 5 आ रहा है, जबकि आया है कितना, 0, क्योंकि यहाँ पर 9 रखने पर क्या बन जाएगा, 5 9 45, यानी पीछे 5 आने लगेगा। तो ये ऑप्शन तो कोई शर्त ही नहीं कि हो जाए। तो चेक करते हैं, यहाँ पर अब 4 सोचते हैं, 4 रखेंगे और बी के स्थान पे 2 रखेंगे, फिर यहाँ पर 4 रखेंगे। तो देखिए रख के चेक कर लीजिए, 4 2 4, 5 चौकों 20 का 0, 2 तो मिल गया। फिर 5 दूनी 10, 10 2 12, 2 मिल गया, 1 आया। 5 को 20, 1 21, जबकि है कितना, 44, यानी ए के स्थान पर 4 भी नहीं हो सकता। तो जब ए के स्थान पर 4 पे नहीं आ रहा है, छोटा रह जा रहा है, तो 2 होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस प्रकार सीधी सी बात कि ए के स्थान पर 8 और बी के स्थान पर 9 आएगा, जो कि आप चेक करके देख लीजिए। 5 अठे 40 का 0, हासिल आया 4, 5 9 45, 4 49 के 9, हासिल आया 4, 5 अठे 40, 40 4 44। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x वह न्यूनतम संख्या है जिसे 1751 में से घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो 3x - 5 का मान ज्ञात कीजिए। जिस भी प्रश्न में पूर्ण वर्ग बनने के लिए घटाने या जोड़ने की बात करता है, उस प्रश्न को गुणनखंड विधि से उसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाता है। और दूसरा मेथड जो भी है वो जब भाग करने या गुणा करने की बात करता तब करते हैं। जैसे देखिए, किसी भी प्रश्न का गुणनखंड विधि से अगर वर्गमूल निकालते हैं या भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, तो सबसे पहले हम जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर पीछे से एक जोड़ा ए बना, जोड़ा जो कि पीछे से ही बनाया जाता है, आगे से एक जोड़ा ए बन गया। अब यहाँ पर 2 नंबर से 77 बन रहा है। अब आप कोई एक ऐसा नंबर उठाइए जो इसी के आसपास आए और उस नंबर को उतने से ही गुणा करिए। तो यहाँ पर अगर हम 7 उठाते हैं, काफ़ी कम रह जाता, तो उठाएं 8, 8 अठाई 64, 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 8 अठाई 64 लगा दिए। ठीक है,
कितनी बार पहाड़ा लगाया गया ये हमने नोट करके रख लिया कि पहाड़ा 8 बार लगाया गया है। 77 से 64 निकाल दिया तो 13 आ गया। इधर जो पहाड़ा लगाया जाता है उसको जोड़ के लिख लिया जाता है, तो 8 8 16 आ गया। अगला पूरा पूरा पेयर नीचे शिफ्ट हो गया 51। अब यहाँ पर 16 है, तो 16 का पहाड़ा 13 में तो सोच सकेंगे तो छोटा है, तो 16 का पहाड़ा 135 में सोचते हैं कि कितनी बार लग जाएगा। तो 16 का पहाड़ा अगर हमको नहीं याद है तो हम साइड में गुणा करके देख लेते हैं कि 16 दहम 160 और यहाँ पर 135 है, यानी 132, 16 दूना 32। अगर घटा देंगे तो कुछ आस पास आएगा, यानी लगभग 8 बार के चांस बन रहे हैं। जैसे हम एक बार केवल गेस करेंगे कि 16 पंचे 80, ठीक है, यानी 5 बार में काफ़ी कम रह गया। 16 दूना 32, यानी 7 या 8 बार लगाने का प्रयास करेंगे। तो 16 अट्ठे आपने जब लगाया तो 8 संग 48 के 8 हासिल आया 4, 8 कम 8 4 12, लगभग 128 के आसपास आ रहा है 135, यानी लगभग लोकेशन यही रहेगी। एक बार हम चेक कर लेते हैं, अगर ज़्यादा होता तो उससे कम कर देंगे, कम रह जाता तो बढ़ा देंगे। एक बार हमको चेक करने में केवल मेहनत लगती है और क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ सॉल्व होता है। तो 8 बार पहाड़ा दोबारा लगाए, 8 28 64 के 4 हासिल आया 6, 8 छंग 48, 48 6 54 के 4 हासिल आया 5, 8 कम 8, 8 5 13। जब घटाया तो 51 से जब 44 निकल गया तो 7 आया। अगर अब यहाँ पर ये देखा जाए, अगर ये 7 ना होता तो 7 ना बचता एक्स्ट्रा, तो ये जो अंक था ये 88 का वर्ग था। यानी इस 7 को अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अतः x का मान कितना हो गया 7। तो हमसे मान पूछा है 3x माइनस 5 का, तो x के स्थान पर 7 रख दिया, तो 7 या 21, 21 से 5 निकल गया तो आ गया 16। क्वेश्चन नंबर 6, व्यंजक 5x माइनस 3y, 6x प्लस 5y माइनस 3x प्लस 7y, 4x माइनस 5y में एक्स वाई का गुणांक क्या है। सबसे पहले इस प्रश्न को लिख लिया। क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई की बात कर रहा है तो हम उन्हीं अंकों को गुणा करेंगे जिनमें एक्स वाई आए। बाकी एक्स्ट्रा गुणा करने से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। जबकि ज़रूरत हमें एक्स वाई की है तो एक्स वाई ही करेंगे। तो यहाँ पर 5x को x से करेंगे तो कोई मतलब नहीं, तो 5x को y से किया तो हमको मिल गया 25xy। इसी प्रकार से 3 को 6 से किया तो आ गया 18xy। इसी प्रकार इस साइड में कर लेंगे, माइनस लगा दिया। माइनस के बाद का स्टेप सदैव ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि चिन्हों का कोई त्रुटि न हो। 3 25 15xy, 7 चौक 28xy, ब्रैकेट ओपन कर दिया या खोल दिया। तो जो साइन होते हैं वो साइन बदल जाते हैं। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस वाले प्लस के साथ तो ये आ गया 40। इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 46xy। दोनों को घटाया तो आ गया माइनस का 6xy। इस प्रकार यहाँ पर एक्स वाई का गुणांक कह रहा था, तो एक्स वाई का गुणांक यहाँ पर माइनस का 6 आ रहा है। इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 81x² माइनस 126xy प्लस 49y² माइनस 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। यहाँ पर हम लोगों ने ध्यान से देखा तो ये जो नंबर है
ये 9x-7y का होल स्क्वायर है। इसको जब ओपन करते हैं, ठीक है, तो हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फार्मूले से यही मिल जाता है। और यहाँ पर तो 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर लिखा ही है। इसको हम इस स्टेप को अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से जब ओपन करते हैं तो ये स्टेप मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस पूरे स्टेप को हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ बना, जो कि a प्लस बी a माइनस बी होता है। हम लोगों ने एक बार a की वैल्यू रखी, फिर b की वैल्यू रखी, तो a प्लस बी बन गया। इसी प्रकार से a की वैल्यू रखी माइनस b की वैल्यू रखी, तो a माइनस बी बन गया। यहाँ पर 9 5 मिलके 14x हुआ और यहाँ पर 4y। ठीक इसी प्रकार से 4x और 10y माइनस का 2 यहाँ भी कॉमन मिल सकता था, तो यहाँ भी कॉमन मिल सकता है, इसलिए दोनों को निकाल के यहाँ पर 4 आ गया। 7x माइनस 2y, 2x माइनस 5y। आप इन्हीं में से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो 7x माइनस 2y ये ऑप्शन मैच कर रहा है, अतः ये ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 7x माइनस 1/4 माइनस 1/7 2x माइनस 1 माइनस x बटे 2 बराबर 4। तो इसका मान निकालना है, यानी 5x माइनस 3 3x माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। लिख लिया। यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया, तो जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 1 मान लिया और कैंची का गुणा किया। 2 दूना 4 माइनस 1 से गुणा किया तो सेम रहेगा, बस इस माइनस की वजह से साइन बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का x बटे 2। बाहर 1/7 लिखा ही है। 4x और x मिलकर 5x माइनस 1 बटे 2। ठीक है, 1 से ऊपर और 7 से नीचे गुणा किया तो 5x और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, नीचे 14। ठीक है, लघुत्तम लिया, आया 28। ठीक है, 4 सते 28 यानी 7 मिला, तो 7 सता 49 माइनस 7। 14 दूना 28 यानी 2 मिला, तो 5 दूनी 10, तो 1 कम 2। अब एक जैसा एक पास, तो 49 से 10 निकल जाएगा, 39, और 7 से 2 निकल गया तो माइनस का 5। 28 गुणे 4 बराबर 4 में है, कैंची का गुणा कर लिया और ये 5 इस साइड में चला गया, तो कैंची का गुणा किया तो 4 × 32, 4 × 32 का 2, 4 दूनी 8 3 11। अब ये 5 इस साइड में गया तो प्लस का हो गया। 39x बराबर 117, x 117/39, तो 39 से डायरेक्ट भी कर सकता है, 3 से काट के देख लीजिए। 13 9 117, 13 3 39, 3 से काटा तो x का मान 3 आ गया। x का मान 3 यहाँ पर रखना था, 5 3 15 माइनस 3, 3 3 9 माइनस 1, 3 निकल गया 12, 1 निकल गया 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी 3/2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं ए और बी में से प्रत्येक को 348 पर बेचा। वस्तु ए पर 20% का लाभ हुआ, बी पर 13% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसे कितना लाभ रुपये में प्राप्त हुआ। यानी अगर देखा जाए तो ए का एसपी यानी सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य 348।
अगर किसी वस्तु का मूल्य देखा जाता है, लागत मूल्य देखा जाता है, अर्थात क्रय मूल्य देखा जाता है, कास्ट प्राइस देखा जाता है, तो 100% माना जाता है। और इसमें 20% का लाभ हुआ है, यानी 100 से ज़्यादा मिला है, तो ये टोटल हो जाएगा 120%। 120% बराबर 348। इसलिए हमको 100% चाहिए क्रय मूल्य। तो 100% निकालने के लिए क्या करते हैं, 120 से भाग कर दिया और 100 से गुणा कर दिया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0, 4 से काटा, 4 तियाँ 12, 4 अठे 32, 4 सते 28, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, यानी 290 रुपये आ गया। इसी प्रकार से दूसरी वस्तु पर 13% की हानि हुई है। यानी अगर यहाँ पर भी हम माने कि लागत मूल्य 100 रुपये थी, जिसमें से 13% की हानि हो गई, तो 87% हमको मिला है। 87% हो गया 348 के बराबर, क्योंकि विक्रय मूल्य सेम था। तो इस बार अगर हम 100% निकालेंगे तो जो बराबर में दिया होता है वो परसेंट नीचे आ जाता है, जितना परसेंट निकालना होता है उससे हम गुणा कर देते हैं। इसको गुणा किया तो इससे सीधा सीधा 4 बार लग जाएगा, और 4 को 100 से किया तो 400 आंसर आ गया। अब कुल एसपी यानी टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ, दोनों को जोड़ लिया। कुल सीपी यानी टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ, वो जोड़ लिया। दोनों को घटा दिया तो घटाने पर 6 का अंतर आता है, अर्थात 6 पूरे लेन देन में उसको 6 रुपये की वृद्धि हुई है। यहाँ पर जिस बच्चे को ये नहीं मालूम है डायरेक्ट के लिए, तो इसके लिए वो प्रयास कर सकता है। इसको 3 से काट के देखिए, अलग से मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। 3 4 8 बटे 8 7, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 बचा 7, 27 हो गया। 3 9 27, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 6 18। अब ये 29 जो है ये अभाज्य संख्या है, इसलिए किसी से कट नहीं सकती। तो आपको डायरेक्ट 29 से इसको काटना होगा, या 29 से आप भाग करके देखिए। तो हमने देखा कि ये अभाज्य नंबर है, इसके और फैक्टर नहीं हो सकते, तो 29 से ही काटना है। तो हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कितनी बार में पीछे 6 आता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, यानी कि 4 बार में 9 चौक 36, 6 मिल जाता है। यानी कि कुछ गेस लग रहा कि 29 को अगर हम 4 से पहाड़ा पढ़ें तो देखें क्या 216 आ रहा है। 4 9 यानी 36 के 6 हासिल आया 3, 4 दूनी 8, 3 11, और इस प्रकार से 29 से पूरा 4 बार में कट जाता है। ये सब कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस पर ही आ सकते हैं। कोई कितना भी आपको ये बता दे कि हाँ नहीं 29 का याद कर लीजिए या यहाँ तक याद कर लिए, अगर आप 29 से कर रहे हैं और आपको काटने के लिए 79 आ गया तो आप कहाँ तक याद करेंगे। ये सब आप प्रैक्टिस से ही इनकी शार्टी निकालेंगे। जब किसी क्वेश्चन को लांग से कई बार लगाया जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में उसका शार्ट बैठ जाता है कि कौन सा नियम लगाएंगे। जैसे हम इतने दिन से लगा रहे हैं तो हमको पता है कि इस 29 का पहाड़ा नहीं आता, तो हमने क्या सोचा कि ये अभाज्य नंबर है तो ये कटेगा तो इसी से कटेगा, तो इसलिए 9 का पहाड़ा पढ़ो और देखो कि कितनी बार में पीछे का अंक मैच कर रहा। तो इससे पता चला कि 4 बार में मैच कर रहा, तो एक गेस है कि ये 29 को 4 बार से गुणा करने पर टोटल आ जाएगा। ठीक है, और वही किया, आ गया पहाड़ा। अगर आपको 10 तक याद है और गुणा भाग जोड़ घटाना आपको करना आता है तो आप कर सकते हैं सिस्टम से। जैसे 9 तक याद है तो 29 का आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा क्वेश्चन इसके पहले वाले सेट में कराया जा चुका है। यानी 16,000 की धनराशि
तो सही 1/3 वर्ष में 15% की दर से x हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि किस प्रकार से संयोजित है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि चक्रवृद्धि है या मतलब साधारण है। इंग्लिश यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, यहाँ पर नहीं पूछा गया, लेकिन इंग्लिश में देखिए लिखा होता है, ठीक है, कंपाउंडेड यानी CI ईयरली। वैसे भी अगर प्रश्न में साधारण बोला जाएगा तभी साधारण लगता है, अदरवाइज उसमें कंपाउंड से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इसका तो ये सीधा फार्मूला ही होता है, A बराबर P 1 + R/100 की पावर, जो पूरी पावर हो, जैसे कि यहाँ पर 2, और जो हाफ बटे वाली पावर होती उसके लिए फार्मूला होता है उसी में गुणे के साथ में 1 + RT/100। तो R का मान यहाँ पर 15 है और T का मान यहाँ 1/3 है, तो देखिए 1/3 नीचे आ गया, ठीक है। 5 × 15, 5 दूनी 10, यानी नीचे 20 आ गया। 5 इसको जब काटेंगे 3 × 5 = 15, 5 से काटा तो 20 आ गया, यानी इसको ऐड किया तो देखिए 20 एकम 20 23, 2 पावर है तो 2 बार, यहाँ पर 20 एकम 20 और 1 21/2, 0 से 0 सब कट गए। 2 दूना 4 दूनी 8, यानी 8 दूनी 16। अब इसको हमको गुणा करना है, तो 21 दूना 42, और हमने 23 को 23 से कर लिया, 23 को 23 से कर लिया। 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 2 × 3 = 6, 2 दूना 4, 9 12 6 6, और ये 529 आ गया। अब 529 जो है इसको 42 से करना है, साइड में कर लेते हैं। 529 को 42 से, 9 दूनी 18, 4 1 5 8, 4 9 36 के 6, हासिल आया 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, हासिल आया 1, 4 4 16, 1 17, यानी 8, ठीक है, 11 0 8। कुछ गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 429 से हमने किया है, जबकि करना किससे था, 529 से। और फिर से चेक कर लेते हैं, 529 से करते हैं 42 को, 9 दूनी 18 के 8, हासिल आया 1, 2 दूना 4 1 5, 5 दूनी 10, 4 9 36 के 6, हासिल आया 3, 4 दूनी 8 3 11, हासिल आया 1, 4 5 20, 1 21, 8 11 2 2 2। वैसे भी मैं किसी भी कैलकुलेशन को कम से कम 2 बार जरूर चेक करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अगर 30 आ रहे हैं तो मैं लगाऊं भले ही 25, लेकिन कैलकुलेशन को 2 बार जरूर चेक करता हूं। तो जैसा आप लोग भी अगर करना चाहें तो एक कैलकुलेशन को कम से कम 2 बार जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 11, तो पूरक कोणों का अंतर 40 है, इनमें से छोटा कोण y है, तो इस कोण का मान बताइए। पूरक कोण का मतलब, ठीक है, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, पूरक कहलाते हैं। 90 डिग्री होता है, पूरक कहलाते हैं। जैसे 45 में 45 जोड़ेंगे तभी तो 90 पूरा होगा, अर्थात 45 का पूरक 45 होता है। 25 में कितना जोड़ें कि 90 आ जाए, तो सीधी सी बात है, इसमें 65 जोड़ेंगे, ठीक है। 5 5 10 का 0 9, यानी 25 का पूरक 65 और 65 का पूरक 25। पूरक का मतलब होता है जिन कोणों को
जोड़ने पर 90 प्राप्त होता है वह एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा पूरक कोणों का अंतर 40 है, अर्थात x माइनस वाई बराबर 40, और दोनों का योगफल अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 90 होता है। तो इस प्रकार के समीकरण हम क्लास 7th 8th में और 10th में तो बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हैं कि जब उल्टा साइन अपोजिट साइन कटते हैं तो जोड़ा जाता है, और x कितना हो गया 2x, इधर भी जुड़ गया तो आ गया 130, x का मान 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 65, यानी x का मान आ गया 65। अब यहाँ पर x का मान रख दिए तो 65 माइनस वाई बराबर 40, 40 को इस पार ले आए, वाई को उस पार लेकर गया तो प्लस का हो गया, इसको इस पार लाए तो माइनस का हो गया, घटाया तो वाई का मान आ गया 25, वाई का मान यहाँ पर रख दिए 2 गुणे 25 प्लस 15, 25 दूना 50, 50 प्लस 15 और मान कितना आ गया 65। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न आकृतियों में से किनमें सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है? समद्विबाहु त्रिभुज और पतंग, पतंग समांतर चतुर्भुज, आयत समचतुर्भुज, पतंग और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ पर हमने इसके कुछ नियम लिख रखे हैं, पहले इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं फिर ऑप्शन पे चलते हैं। कोई अगर पतंग होगी तो पतंग में अगर हम सममित देखते हैं अर्थात सिमेट्री देखते हैं तो एक लाइन की सिमेट्री होती है। सिमेट्री का मतलब जैसे कि अगर आप यहाँ पर दर्पण रखते हैं तो आप दर्पण के सामने खुद खड़े हो जाते हैं तो देखते हैं जितनी दूर आप दर्पण से खड़े होते हैं बाहर, आपको दर्पण के अंदर उतनी ही दूर पर प्रतिबिंब दिखता है, यानी इसे कहते हैं ठीक है सममित अर्थात समानता। तो यहाँ पर देखिएगा जो हम ऐसे लाइन कोई खींच देते हैं तो ये एंगल जैसा है वैसा ही इधर बनेगा, यानी जितना ये है उतना ये होगा, जितना ये है उतना ये होगा, जितना भाग लाइन के इस पार उतना इस पार, अर्थात इसमें एक लाइन की सिमेट्री है। और अगर यहाँ से खींचते हैं तो ऊपर जितना है उतना नीचे नहीं रहेगा, अर्थात सिमेट्री इस साइड से खींचने पर नहीं होगी, यहाँ पर एक लाइन की समरूपता है। इसी प्रकार से यहाँ पर है आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो मान लिया ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसमें भी एक लाइन की ही समरूपता होती है, ठीक है सममित अर्थात सिमेट्री होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में 3 लाइन की होती है। समांतर चतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या 0 होती है, यानी कि समांतर चतुर्भुज में 0 होती है। समांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और भुजाएं भी बराबर और समांतर होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें 0 है, लेकिन आयत में सिमेट्री संख्या 2 है और समचतुर्भुज में भी 2 है, स्क्वायर में 4 है। सामान्य समलंब का मतलब नॉर्मल जैसा कि समलंब बनता है, ठीक है, कैसा भी विषम बाहु, ठीक है, यानी उसमें 0 है। समद्विबाहु अगर समलंब है तो हमको याद रखना है कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या 1 अर्थात सिमेट्रिक रेखाओं की संख्या 1 है, विषम कोण में भी 0 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो हम सबके बारे में लगभग याद रखेंगे। यहाँ पर हमने को एक्सप्लेन किया है कि जैसे मान लो यहाँ पर इस लाइन को कट किया तो जैसा ऊपर वैसा नीचे, ऐसे कट किया तो जैसा लेफ्ट वैसा राइट, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जैसा ठीक है ऊपर साइड वैसा नीचे साइड, ऐसे भी कर लीजिए। तो सममित का मतलब होता है जब उसको उस लाइन के अकॉर्डिंग सोचो तो दोनों तरफ बराबर एक जैसा समान दिखे, उसे सममित कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर याद रखते हैं कि किस प्रकार की आकृति में कितने लाइनों से होती है सममित अर्थात सिमेट्री। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला था
ठीक, कि संख्या बराबर नहीं। तो अभी हमने देखा कि समद्विबाहु त्रिभुज में भी एक है, पतंग में भी एक है, यानी इसमें बराबर है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पतंग में एक, समांतर चतुर्भुज में 0, ठीक है। यहाँ देखते आयत में 2, आयत में 2 हमने देखी थी, और समचतुर्भुज में उसमें भी 2, यानी इसमें भी बराबर है। पतंग में एक थी, पतंग में यानी अर्थात काइट में एक थी, और समद्विबाहु समलम यानी समद्विबाहु समलम में भी एक थी, यानी यहाँ भी बराबर है। तो यही एक ऐसा है कि पतंग में एक सममित रेखा है अर्थात सिमेट्री रेखा है, और समांतर चतुर्भुज में 0 है। तो यहीं पर कहा बराबर नहीं है, तो यही एक ऑप्शन है जहां सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है, बाकी सब में बराबर है। इसलिए इसमें सबको एक्सप्लेन कर दिया गया है ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग इसे हल करने में सक्षम रहें। क्वेश्चन नंबर 13, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर पर एस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि पी एस लंब है क्यू आर तथा पी एस क्यू कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है, यानी कि कोण को बराबर भागों में बांट रही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने एक त्रिभुज बना लिया और त्रिभुज का नाम क्या रख लिया? पी क्यू आर। जैसा कि कहा है क्यू आर पर एक बिंदु एस है, लिख लिया। पी एस यानी पी एस क्यू आर पर लंब है, तो लंब का मतलब 90 डिग्री पर वो लाइन खींची गई है, ठीक है। और ये जो पी एस लाइन है, रेखाखंड है, इसका मतलब रेखाखंड, ठीक है, ये क्यू पी आर को समद्विभाजक करती है, यानी जितना कोण ये है उतना कोण ये है। तो कह रहा निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर इस प्रश्न को दिखाने के लिए हम, ठीक है, सर्वांग समता दिखाते हैं, और सर्वांग समता हम दोनों त्रिभुज में दिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, त्रिभुज में हम मिलान करते हैं कि पहले दोनों त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज पी आर एस, दो त्रिभुज में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि कोण क्यू पी एस यानी कोण क्यू पी एस बराबर है कोण आर पी एस के, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, आर पी एस। यहाँ पर ये बता दें, जिस कोण की बात कर रहा होता है उसको बीच में पढ़ा जाता है, यानी एक कोण एक की बात कर रहे हैं तो इसको हम पढ़ेंगे क्यू पी एस या फिर एस पी क्यू। ये इस कोण को मैंने यहाँ लिख लिया, इस कोण को मैंने यहाँ पर लिख लिया, दोनों आपस में बराबर है। और पी एस लाइन दोनों में कॉमन है। कोण क्यू एस पी इज इक्वल टू कोण आर एस पी, दोनों 90 है, अर्थात कोण भुजा कोण, यानी दोनों त्रिभुज। अब कौन कौन से त्रिभुज हैं? तो यहाँ पर लिखने का एक तरीका होता है कि जिस कोण की बात की जा रही, जो जिसके बराबर है वहीं पर लिखिए। तो जरा देखिए, ये पी कोण, यहाँ से भी कौन सा कोण है? पी कोण। यहाँ पर क्यू कोण क्यू के बराबर है, तो क्यू कोण आर के बराबर है, और एस दोनों में कॉमन ही था। तो ये अब यहाँ से हम मिला लेते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? पी क्यू एस पी आर एस है तो ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर लिखा है आर एच एस,
यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड के द्वारा समरूपता है, जबकि यहाँ समरूपता हुई है एंगल साइड एंगल से। तो एंगल साइड एंगल वाले में चलते हैं, जो कि यहाँ है और यहाँ है। तो पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं एंगल साइड एंगल वाले में। पी क्यू एस पी आर एस, यहाँ पर ट्रायंगल का नामिनेशन भी सही मिल गया और कंडीशन भी सही मिल गई। इस प्रकार से ऑप्शन 2 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है जिनकी दो भुजाओं की लंबाइयाँ एक के 19 है और एक की 15 है। नियम ये कहता है कि त्रिभुज की भुजाओं में से किन्हीं दो का सम, यानी दो को जोड़ो तो तीसरी से बड़ा होना चाहिए या फिर अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। 3 4 5, मैंने 3 भुजाएं ले ली, तो कह रहा है किन्हीं दो का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो कोई भी दो उठा लेते हैं, तो इन दोनों को जब उठाया तो आया 7, ये बड़ा हो गया 5 से, क्योंकि जो तीसरी रह जाती रही तो 5 ही, इससे बड़ा है। अगली बार इन दोनों को उठाया तो आया 9, ये भी 3 से बड़ा है। फिर इन दोनों को उठाया तो आया 8, ये भी 4 से बड़ा है। यानी ये क्लियर हो गया कि प्रत्येक कंडीशन में तीसरी संख्या से जो दो संख्याओं का योगफल बड़ा है, अर्थात इन भुजाओं से तो त्रिभुज बनेगा। घटा के देखते हैं, दोनों को घटाया तो आया 1, वो तीसरी से छोटा है। फिर इनको घटाया तो भी आया 1, वो भी तीसरी से छोटा है। फिर इन दोनों को घटाया तो आया 2, ये भी तीसरी से छोटा है। यानी जोड़ कर देखा तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और घटा के देखा तो भी हो रही है, अर्थात इन भुजाओं से त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों आप कंडीशन चेक करें, दोनों में से कोई एक भी चेक हो रही है तो क्वेश्चन उसी आधार पर आप सही टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर 3 और 4 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरी से बड़ा है, ठीक है। लेकिन जरा दोनों को जोड़ते तो कितना आता, 9 5 14 के 4, ठीक है। यानी 34 जोड़ रहे हैं तो बराबर आ रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो कतई हो ही नहीं सकता। अब 3 को मान के चलते हैं, 3 अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो कितना है, 18 आता है। देखो जोड़ने पर तीसरी से छोटा रह गया, यानी ये नहीं हो सकता। 4 लेते हैं तो 19 आता है, यानी बराबर आ गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इस प्रकार से एक ऑप्शन 33 बचता है और यही इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15, किसी चतुर्भुज ABCD के कोण ABCD क्रमशः ये दिए गए हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, समलंब है, पतंग है, समांतर चतुर्भुज है, आयत है। तो हमको पता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। हमने यहाँ पर सबका मान लिख लिया, x x और ये x वाले स्टेप एक जगह लाए, ठीक है। 2 2 4 1 5 5 3 8x + 40 360, 40 को उस पार लेकर गए, घटा लिया तो यार 320, 8 से डिवाइड किया, 8 से 32, यानी x का मान आ गया 40। अब x का मान हम यहाँ रखते गए, 4 3 12, यानी 120 से 10 निकला तो 110, दूसरी जगह तो 70, तीसरी जगह फिर 110, फिर 70। अब हमको जैसा कि पता है कि समांतर चतुर्भुज जो होता है, तो यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं समांतर चतुर्भुज, और नाम इसी आधार पर रखते हैं ABCD। A का मान अगर 110 है, B का मान 70 और C का मान फिर 110 और D का मान 70, तो आमने सामने के कोण बराबर आ गए। आमने सामने के कोण बराबर आ गए, अर्थात ये समांतर चतुर्भुज की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है।
क्योंकि आयत में भी यही नियम लगता है, लेकिन आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, इसलिए समलंब में आमने सामने के कोण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, कोई कंडीशन जरूरी नहीं है कि क्या है, पतंग में भी यही नियम। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज इसका एकदम सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, भुजाओं 24, 45, 51 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का परिमाप, तो जब भी कोई हमको भुजा दी जाती है और वो विषम बाहु जैसा त्रिभुज बन रहा होता है, तो उसका विषम बाहु का मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। देखिए, सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, और जब तीनों भुजाएं बराबर होती तो समबाहु कहते हैं, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो समद्विबाहु कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हमको ये सब भुजाएं अलग अलग दिखी, तो जब भी कभी भुजाएं आपको अलग अलग दिखें तो विषम बाहु त्रिभुज होता है। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले हीरोन फार्मूला का प्रयोग करते हैं, जो कि होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट, जहाँ एस है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जैसे मतलब एस का मान है अर्ध परिमाप, यानी तीनों जो भुजाएं दी गई हों, ए बी सी तीनों भुजाएं जो दी गई हैं उनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर इसे अर्ध परिमाप कहते हैं। एस का मान जब हमने इसको जोड़ा तो आया 120, इसको जब जोड़ा तो आया 120, 120 का आधा 60। अब हम यहाँ पर लिख दिए एस के स्थान पर 60 लिख दिए, और हम डायरेक्ट घटा के लिखे तो सबसे पहले तो 51 को घटाए तो यहाँ पर आया 9, फिर 45 को घटाए तो आया 15, फिर 24 को घटाए तो आया 36। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये त्रिभुज था, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हमको 45 पता है और चौड़ाई ही तो हमको निकालनी है। ठीक, लिख लिया। नियम ये होता है कि अगर स्क्वायर हटाना है, रूट लगा है तो रूट स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो हमने जब दोनों पक्षों का स्क्वायर किया तो इधर से रूट हट गया, इस साइड में स्क्वायर लग गया, तो इसीलिए हमने 45 गुणे 45 और एक्स को एक्स स्क्वायर कर लिया है, क्योंकि इधर लंग स्क्वायर लगा, इधर लंग रूट हट गया। स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, तो इधर का तो रूट हट गया और इधर स्क्वायर हो गया, यानी वही नंबर को 2 बार लिखना था। ठीक है, 15 एकम 15, 15 तिया 45, काट दिया, 15 तिया 45, 15 चौको 60, ये कट गया। ठीक है, 3 एकम 3, 12 तिया 36, ठीक है, 3 चौक 12, अर्थात यहाँ पर देखिए तो हमारे पास आया 4 गुणे 4 गुणे 9। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 गुणे 4 गुणे 9 है, और यहाँ पर लिखा है एक्स। स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट लगता है, तो 4 4 का एक पेयर बन गया, अर्थात यहाँ से चलो ऐसे भी समझ लो कि सबका अलग अलग निकाल लो, तो 4 का वर्गमूल तो इस 4 का वर्गमूल, तो इस 9 का वर्गमूल 3, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, अर्थात x का मान कितना आ गया 12। आपको आयत का परिमाप चाहिए, तो फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई पहले से दी गई थी, चौड़ाई जो कि x थी, और ये यहाँ पर 12 आ चुकी है, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से 14 के 4 हासिल आया 1, 5 दूनी 10, 1 11, यानी 114 इसका आंसर हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार शीट से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट लिया जाता है, तब शेष शीट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करिए, जहाँ पाई का मान 22/7 है। माना ये कोई एक मतलब वृत्ताकार शीट थी, एक दूसरी वृत्ताकार शीट इसमें से हमको कट करना है, सेंटर दोनों का सेम है, ऐसे ऐसे। तो जो बाहर यानी इसका 16 सेंटीमीटर व्यास था, यानी इसकी त्रिज्या हो गई 8 सेंटीमीटर, और इसकी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर।
तो यानी ये पूरे में से ये अंदर वाला इतना कट कर लिया, तो ये एरिया है, यही एरिया रह जाता है। यही एरिया जो कलर्ड एरिया है, ये वाला, ये बच जाता है। ये वाला, और इसी का हमको मान निकालना है। तो नियम के हिसाब से अगर पूरे का हम क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से अंदर वाला क्षेत्रफल घटा दें, तो ये वाला बच जाएगा। तो चूंकि बाहर वाली त्रिज्या बड़ी है तो उसका नाम कैपिटल आर से लिखा, छोटी वाली अंदर छोटी है तो उसका स्मॉल आर से लिखा। फार्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई जब कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो फार्मूला ही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार दोनों को प्लस में लिखा, एक बार दोनों को माइनस में लिखा, दोनों को जोड़ा तो 8 6 8 माइनस 6। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 इन्होंने कहा था रखने के लिए, तो मान लो यहाँ पर जोड़ा तो आया 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यहाँ से घटा तो आया 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल रह जाएगा बचा हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, धातु के एक ठोस घनाभकार बॉक्स जिसकी बीमाएं अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, दी गई है, जिसको पिघलाकर एक ठोस घन के रूप में ढाला गया है। दोनों ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर निकालना है। कोई समझिए, एक घनाभ है तो घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। जब इसको घनाभ को पिघलाकर घन ही बनाया गया तो घनाभ और दोनों घन का आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा। अर्थात घनाभ का आयतन का फार्मूला निकालने के लिए क्या होता है? एल बी एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी ए का क्यूब। ठीक, यहाँ से क्यूब हटा तो दूसरी तरफ वर्गमूल टाइप से लगा, और यहाँ नोक पर 3 आ गया, अर्थात 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो देखिए 200 50 100 लिखा है। तो इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं तो जरा देखिए, 200 को हम लिख सकते हैं 100 गुणे 2 और गुणे 100 गुणे 50। तो 50 से इसको गुणा किया तो आ रहा है 100 गुणे 100 गुणे 100। नोक पर जितना होता है उतने के पेयर बनते हैं। तो नोक पर है 3 तो 3 का पेयर बनेगा, अर्थात ए का मान कितना आ गया? 100। ए का मान 100 आ गया। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर पूछ रहा तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB BH HL, यानी लंबाई चौड़ाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, माइनस 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 गुणे भुजा स्क्वायर का मतलब है, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में यहाँ पर हल्का सा घनाभ बना लिया, तो इसमें जैसी सतह ऊपर वैसी सतह नीचे, जैसी आगे वैसी पीछे, जैसी लेफ्ट वैसी राइट। तो इस प्रकार से 6 सतहें हैं, और जो एक सतह होती है वो काम करती है स्क्वायर टाइप से, यानी वर्ग टाइप से, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, जो कि एक सतह जैसी है, और ऐसी सतहें हैं कितनी? 6, इसलिए इसको 6 से गुणा कर लिया जाता है। सबका मान यहाँ पर रख दिया गया। तो जरा देखिए, ये आया, ठीक है, 20, ये आया 50, ये आया फिर 20, सबको ऐड किया तो यहाँ पर देखिए, इसको 10 से गुणा किया, इसको 10 से गुणा किया, फिर 6 से कर दिया। तो यहाँ पर चूंकि h का मान 50, यहाँ पर 50 माना जाएगा, यानी 10,000। सॉरी बेटा, कैलकुलेशन में हल्का सी मिस्टेक है। ये आया 30, 30 5 35, 35 दूना 70, और 70 से इधर 60 निकल गया, यानी 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने जल्दबाजी में थोड़ा लिखने का प्रयास नहीं किया, और यहाँ पर हमको पहले से लिख लेना चाहिए था LB H, फिर इस आधार पर हमको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी। L का मान 200, B का मान 100, और यहाँ पर B का मान 100, H का मान 50, तो फिर यहाँ भी H का मान 50 होना चाहिए था, L का मान 200।
ठीक है 100, 10,000 और ऐड किया तो आ गया ये 35, 35 दूना 70 और 70 से 60 निकल गया, यानी कि 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों 42, 48, x+15, x+17, x+20, 58 और 60 का माध्य 53 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, औसत का फार्मूला होता है माध्य अर्थात औसत का फार्मूला पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग कर लिया बटे पदों की संख्या लिख लिया। यहाँ पर जब हमने देखा तो एक्स 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 यानी 3x और बाकी सबको जोड़ा तो 260 आया। कैची के गुणे से ये चला गया 53 के गुणे में। ठीक है, गुणा किया 7 या 21 हासिल आया 2, 7 × 5 = 35, 2 37 से यानी कि 371 और 260 को उस पार लेकर चले गए। घटाया तो आया 111, 3 से डिवाइड किया तो आ गया 37, x का मान आ गया 37। x का मान सब कहीं पर जहाँ जहाँ रखना था पुट कर दिया तो कुछ हमें ऐसा मिल गया। अब कह रहा था माध्यिका, तो 1 2 3 4 5 6 7 अगर पदों की संख्या विषम है, पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका बराबर होती है n+1/2। तो n का मान है 7 + 1/2 यानी 8/2। चौथा पद 1 2 3 4 चौथा पद यानी ठीक है 54 इस प्रश्न की माध्यिका हो जाएगी। प्रश्न नंबर 20, ये प्रश्न है, इसमें एक ग्राफ दिया गया है कि एक वृत्ताकार एक वृत्त बनाया गया है जिसमें दर्शाया गया कि 90% स्कूल को दर्शाता है, 120% नींद को दर्शाता है, 60% होमवर्क को दर्शाता है, 60% खेल को और 30% अन्य चीज़ों को दर्शाता है। तो यहाँ पर कहा गया है हमसे प्रश्न में नींद और स्कूल के क्रियाकलापों में विद्यार्थियों द्वारा व्यतीत किए गए समय का अंतर क्या होगा। तो मान लीजिए हमने पूरा समय जो है पूरा वृत्त बना है तो वृत्त को पूरे को मानते हैं 360, तो यहाँ पर टोटल कोण बराबर हो गया 360 और टोटल समय हो गया 24 घंटे, यानी 360 बराबर 24 घंटे। तो एक अंश बराबर 24/360। अब चूंकि हमको नींद के लिए निकालना है तो नींद का यहाँ पर 120 है, तो अभी हमने जब से समझा जितने का निकालना हो तो उतने से गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा कर लिया 120 से, कट गया 12 3 36, 3 से काटा तो 8 घंटा, यानी नींद कितनी है 8 घंटे की। स्कूल का काम यानी स्कूल में समय कितना जाता है 90 अंश, यानी 90 का मान निकालना, तो चूंकि इधर लंग 1 है, 1 को 90 से गुणा किया तो 90 आ गया, इधर भी 90 से गुणा कर लिया, काटा 0 0 9 चौक 36 यानी 6, यानी स्कूल 6 घंटे का काम है। दोनों का अंतर कह रहा था, दोनों का अंतर कह रहा है जो कि 2 आ गया। ठीक है, जो इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 21, एक विद्यार्थी को x-4 = 3 में x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। उसने 4 को 3 से घटाकर पूरा किया। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त स्थिति का सबसे उपर्युक्त वर्णन करता है। विद्यार्थी ने समस्या को सही तरीके से हल किया है। ठीक है, विद्यार्थी ने एक कलन विधि आधारित त्रुटि की है। विद्यार्थी को स्थानांतरण के सभी नियम याद करने चाहिए। इस प्रकार के समस्याओं को हल करने के लिए देने से बचना चाहिए। इन सब में ऑप्शन बी सही है कि विद्यार्थी ने एक कलन विधि आधारित त्रुटि की है। पहली बात तो सही तरीके से, ये तो पढ़ने में ही गलत है। दूसरा, सारे नियम याद करने चाहिए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है ठीक है उसे याद ना हो, केवल हल्का सा प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया। इस प्रकार की समस्याओं को हल करने से बचना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से इसका ऑप्शन यही सही है, विद्यार्थी ने एक कलन विधि आधारित त्रुटि की है। 22, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सत्य नहीं है, इस पे फोकस करिए। एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, बिल्कुल सही। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि नहीं पूछ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सही है। एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है,
ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑप्शन सही है। एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड हमेशा उस संख्या से बड़ा होता है। किसी भी संख्या का गुणनखंड संख्या से बड़ा नहीं, छोटा होता है, अर्थात ये ऑप्शन गलत है। इसमें कह रहा था कौन सा नहीं हो सकता है, यानी जो गलत होगा वही इसका आंसर होगा। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, हालांकि पढ़ लेते हैं। एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। बिल्कुल, जो गुणज होता है या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं कक्षा के छात्रों को प्रायोगिक प्रायिकता से परिचित कराने का सबसे उपयुक्त तरीका है? एक निष्पक्ष सिक्के को कई बार उछालना और परिणामों को नोट करना, लिखना, सांख्यिकी आधारित समस्याएं हल करना, कई परिणाम आधारित घटनाओं जैसे सिक्का उछालना, ताश निकालना आदि का उदाहरण देना, वर्ड पर प्रयोग प्रायिकता को परिभाषित करना और उदाहरण देना। क्योंकि क्लास 8 के बच्चों को प्रायोगिक प्रायिकता से परिचित कराने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका, ठीक है, एक सिक्के को कई बार उछालना और परिणामों को नोट करना, लिखना है। सांख्यिकी ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल हाई हो जाएगा, ये भी थोड़ा हाई है, इसलिए क्लास 8 के हिसाब से, ठीक है, सिक्के को कई बार उछालना और परिणामों को नोट करना इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन के सबसे उपयुक्त कारणों का प्रतिनिधित्व करता है। विद्यार्थी की व्यक्तिगत और विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करना, ठीक है। यह ज्ञात करना कि गणित पाठचर्चा में के लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है, ठीक है, यानी कि गणित जो पढ़ाई गई है वो लक्ष्य क्या है, उद्देश्य किस उद्देश्य तक, और उद्देश्यों को किस हद तक समझाया गया या पढ़ाया गया है। यह ज्ञात करना कि क्या विद्यार्थियों ने किसी समस्या को हल करने के लिए एक मानक प्रक्रिया सीख ली है, नहीं। गणित में प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों का चयन करना, नहीं, सबको एक समान लेके चलना है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत यानी कि और विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करना सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पर गणित पाठचर्चा में लक्ष्य और उद्देश्य किस हद तक प्राप्त किए गए, यानी कहाँ तक पढ़ाया गया, किस अनुपात में, किस लेवल से हमको पढ़ाना है, ये जानना भी बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें ऑप्शन ए और बी अर्थात सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। 25, निम्नलिखित में से कौन सी बंद सिरे वाली समस्या है? 5/11 और 10/11 के बीच 4 परिमेय संख्याएं सूचीबद्ध कीजिए। जबकि हमको पता है यहाँ पर बंद सिरे वाली कहा है, यानी जिसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ ना हो सके उसके अलावा। जबकि 5/11 और 10/11 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, तो कोई भी 4 सबकी अलग अलग हो जाएंगी, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 104 और 109 के बीच 4 प्राकृतिक संख्याएं, 104 और 9 के बीच में 4 प्राकृतिक संख्याएं, यानी 105, 106, 107, 108, यानी इनके अलावा तो कोई हो ही नहीं सकती, न इसके पीछे न इसके आगे, अर्थात ये बंद सिरे वाली समस्या का यही ऑप्शन सही है। आगे से अगर पढ़ लो ऑप्शन तो यही सही है। 5 से कम कर पूर्णांक, तो 5 से कम माइनस में काफी दूर तक हम जा सकते हैं। 5/7 के तुल्य 4 नहीं 400 लिखी जा सकती है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न के अनुसार इसका 2 ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि 104 और 109 के बीच में 4 प्राकृतिक संख्याएं जो लिखी गई ये यही रहेंगी, अर्थात ये बंद सिरे वाली समस्या के लिए सबसे परफेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक प्रभावी गणित कक्षा की एक विशेषता के रूप में माना जाता है? जिस प्रकार की समस्या शिक्षक ने हल की है, विद्यार्थियों को समान प्रकार की समस्याएं हल करने का अवसर प्रदान करना, सही है। विभिन्न उदाहरणों की सहायता से विद्यार्थियों को इसके प्रति संवेदनशील बनाना कि गणित एक अमूर्त विषय है, ठीक।
सामूहिक कार्य की अपेक्षा एकल समस्या के कार्य को प्रोत्साहित करना, समस्याओं को बहुत सारे तरीके से हल करने के अवसर विद्यार्थियों को प्राप्त कराना, प्रदान करना, यानी कि कई प्रकार के अवसर देना, कई तरीके से हल करने के अवसर देना। इन सब में सबसे परफेक्ट आंसर चौथा ऑप्शन डी हो जाता है, यानी इसमें लिखा बहुत सारे तरीकों से हल करने के अवसर देना। ठीक है, एक कक्षा में प्रश्न पूछने को आकलन के लिए साधन के रूप में उपयोग करते समय निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करना चाहिए? केवल कम उपलब्धि प्राप्त करने वालों से प्रश्न पूछना, त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन के लिए प्रश्न पूछना, बिना समय दिए बहुत सारे प्रश्न पूछना, एक प्रश्न पूछना और स्वयं उसका उत्तर देना। इन सब में सबसे परफेक्ट आंसर त्रुटियों और भ्रांतियों के आकलन के लिए, यानी कि बच्चे कौन सी चीज़ गलती कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ उनकी समझ में नहीं आए, किसमें उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए बच्चों से प्रश्न पूछना सबसे सही और अनिवार्य है क्लास में पूछना, और सबसे सही ऑप्शन यही होता है। 28 नंबर, यदि x + 5 + 7x 5 + x + 7x y की तरह लिखा जाए तो निम्नलिखित में से योग के कौन से गुणा या गुणों का उपयोग किया गया है? गुण या गुणों का उपयोग किया गया है। क्रम विनिमय का मतलब जिसमें केवल क्रम बदल जाए। बंटन का मतलब सबके साथ बट जाए। सहचर यानी पहले दो को किसी और के साथ, लास्ट में दो को किसी और के साथ, सहचर और बंटन, क्रम विनिमय और सहचर। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है, x + 5 था, अगले में 5 आगे आ गया और x पीछे चला गया, तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्रम बदला है, यानी क्रम विनिमय नियम लगा है। दूसरी बात, यहाँ x के साथ में 5 है और पीछे x के साथ में 7y है, 5 को फ्री कर दिया गया, जो ये रूल सहचर के जैसा है, अर्थात इस नियम में क्रम विनिमय और सहचर दोनों नियम लगे हुए हैं। 29 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 मिडिल स्कूल स्तर पर गणित पाठ्यचर्या के लिए सर्पिल दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इस दृष्टिकोण का सर्वोत्तम उदाहरण है प्रत्येक ग्रेड पर विभिन्न अवधारणाओं को शामिल करना, उन अवधारणाओं को शामिल करना जो हर ग्रेड पर दोहराई जाती हैं, हर ग्रेड पर सरल और कठिन विषयों को शामिल करना, कठिनाइयों के बढ़ते क्रम में अवधारणाओं को शामिल करते हुए पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं का संक्षिप्त रूप से पुनरावलोकन कराना। ठीक, हालांकि यहाँ पर आप गिनती 5 लिख गई थी, ऑप्शन 4 है, तो सारे ऑप्शनों में यहाँ पर देखिए, ठीक है, ग्रेड पर अवधारणाओं को शामिल करना जो ग्रेड पर दोहराई जाती हैं, ग्रेड पर सरल और कठिन विषयों को शामिल करना। यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन यह है कठिनाई की ओर बढ़ते क्रम में, यानी आसानी से कठिनाई की ओर, कठिनाई के बढ़ते क्रम में अवधारणाओं को शामिल करना, यानी पहले आसान प्रश्न फिर कठिन प्रश्न करते हुए पहले पढ़ाई गई, और जो पहले पढ़ाई गई हैं उनका संक्षिप्त रूप से यानी बहुत कम शब्दों में पुनरावलोकन, ठीक, यानी कि एक प्रकार से रिवीजन कराना। ठीक है, यानी प्रश्न कहने का मतलब ये है कि इसमें सबसे सही ऑप्शन वही होता है पढ़ाने का, सबसे पहले आसान प्रश्न, आसान के साथ धीरे धीरे कठिन की ओर जाना है, और जो आप पहले पढ़ा चुके हैं उनका बार बार छोटे तरीके से यानी छोटी भाषाओं में प्रश्न के अंतर्गत उनका रिवीजन कराते रहना होता है। इस प्रकार इसका आंसर 4 यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। निम्न में से किस कथन में संख्या 6 का उपयोग गणन संख्या, कार्डिनल सेंस यानी गणना के सेंस में उपयोग हुआ है, यानी गिनती के रूप में उपयोग हुआ अर्थ में किया गया है। 7 का पूर्ववर्ती 6, यानी कह रहा है 7 का पूर्ववर्ती यानी पहले, 7 के पहले 6 है, कोई गणना नहीं हुई। वह सभागार की 6वीं पंक्ति पर बैठी है, 6वीं पंक्ति पर बैठी है,
यानी पंक्ति गिनी गई है। ठीक है, एक सेट में 6 तत्व हैं, 5 का उत्तरवर्ती यानी 5 के बाद 6 आता है, ये भी नहीं। एक सेट में 6 तत्व हैं, यानी यहाँ पर तत्वों की संख्या गिनी जा रही है और बताई जा रही है कि इसमें 6 गिनती है, अर्थात यहाँ पर गणना गिनती के रूप में, काउंटिंग के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है, अर्थात एक सेट में 6 तत्व हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न में, ठीक है, 6 का उपयोग गणना के लिए अगर हुआ है तो ऑप्शन नंबर 3 में है। गणन संख्या का उपयोग संख्याओं या तत्वों की माप के लिए किया जाता है कि कितना इसमें है, तो यहाँ पर 6 यानी कि टोटल संख्या बताई जा रही है। छठवीं पंक्ति वो पंक्ति की संख्या बता रहा है, पंक्ति की संख्या बता रहा है, और यहाँ पर, ठीक है, टोटल एलिमेंट अर्थात तत्वों की संख्या बताई जा रही है। इस प्रकार से ये 15 दिसंबर 2024 को होने वाले पेपर को मैंने सॉल्व करा दिया है। इस प्रश्न में अगर किसी को कहीं पर भी कोई त्रुटि होती है या मतलब डाउट होता है तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं और उसका कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो आप कमेंट करके जितने टाइम चाहें आप पूछ सकते हैं। मैं अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से बताने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।